नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जहां सत्ता पक्ष पहले से कमजोर नजर आया तो वहीं विपक्ष पहले से मजबूत हुआ। अब इसका असर लोकसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जोरदार हमलावर हैं, लेकिन विपक्ष भी नीट पेपर लीक पर सरकार को लगातार घेर रहा है। पीएम मोदी के आपातकाल के जिक्र के बाद देश में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ चुका है, जहां सदन में ये भी मुद्दा खूब गर्म रहा। इस बीच अब कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठा दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि 4 जून 2024 को देश की जनता ने स्पष्ट और जोरदार ढंग से अपना बड़ा फैसला सुनाया। यह फैसला एक ऐसे प्रधानमंत्री की निजी राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को दैवीय दर्जा दे दिया था। इस जनादेश ने न केवल ऐसे दावों को नकार दिया, बल्कि इसने विभाजन, कलह और नफरत की राजनीति को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। ऐसे में जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके और उनकी शैली दोनों को अस्वीकार कर दिया है। सोनिया गांधी के लेख को लेकर अब कई नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिल करके पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। फादर स्टैन स्वामी मर जाते, उमर खालिद जेल में पड़ा रहता, मीरान हैदर होता, खालिद सैफी होता। तो वो इंदिरा जी को तो अच्छी एडवाइस नहीं मिली। ये वाला आपातकाल ज़्यादा बढ़िया मॉडल है। सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखकर ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 240 सीटें मिलने पर भी उनकी व्यक्तिगत तौर पर हार है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अभी तक 240 सीटों का आंकड़ा नहीं टच किया, और पिछले 3 चुनाव का जोड़ भी लगा लो तो भी 240 सीटें नहीं बनती। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी जीत मानता है, और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर मैंडेट दिया है, 240 सीटें दी हैं और मैंडेट के साथ सरकार बनाई है एनडीए की। ये उसको हार बताते हैं। ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो इमरजेंसी लगाती है, ये वो मानसिकता है जो कत्लेआम कराती है। यही गांधी परिवार की मानसिकता है जो मानती है कि 99 सीटों के साथ भी वह जीते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट फैमिली है, उनको अधिकार है देश के ऊपर राज करने का, चाहे उनके 99 सीटें आए। और दूसरा, वो कह रहे थे कि हम चाहते थे कि स्पीकर पद जो है वो सबके साथ होता, हम उसके लिए स्पीकर वोट डालना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि सहमति किस चीज पर थी। सहमति नहीं थी, वो मोल भाव कर रहे थे, और वो चाहते थे कि स्पीकर की वोट के बदले में उनको डिप्टी स्पीकर का पद मिले। यही कांग्रेस की बीमारी है। वो पैसे के लिए बिना और मोल भाव किए बिना कोई काम नहीं करते। उनके अंदर आत्मसमर्पण की इच्छा ही नहीं है। उनको हर चीज छीननी है, या तो हथियानी है या तो मोल भाव करके लेनी। तो देखिए, सोनिया गांधी ने लेख लिखा जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। सोनिया गांधी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि 2024 के इलेक्शन में 4 जून की वो ऐतिहासिक तारीख रही, जहां पर उन्होंने विपक्ष को एक बड़ा मैंडेट यहां पर दिया गया है जनता की तरफ से। लेकिन यहां पर अब नकारती हुई जनता एनडीए को नजर आ रही है, बीजेपी को नजर आ रही है, क्योंकि कल तक जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट पर अपने अकेले बलबूते पर लेकर आई थी, वो आज महज 240 संख्या पर यहां पर सिमट कर रह गई है। और इसी को लेकर अब चूंकि मजबूत विपक्ष है, और ऐसे में मजबूत विपक्ष पूरी तरह से मुखर होकर आवाज उठा रहा है, जनता की बात रख रहा है, जिसमें नीट पेपर लीक का मामला सबसे सर्वोपरि है, और ऐसे में उसे प्राथमिकता देते हुए अग्निवीर योजना के साथ साथ कई मुद्दों को उठाता हुआ नजर आया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता है, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ ही एडवोकेट सुशील व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि शिंदे गुट से प्रवक्ता शिवसेना के हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। रत्नाकर जी, शुरुआत आपके साथ। सोनिया गांधी की तरफ से लेख लिखा गया, लेकिन अब पूरी तरह से बीजेपी में खलबली देखने को मिल पा रही है, जिसके चलते लगातार ये कहा जा रहा है कि अब मजबूत विपक्ष है, और आप लोगों को ये समझना होगा कि लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष अपनी आवाज को मुखर होकर रखेगा। जो तानाशाही का अब तक आरोप आप लोगों पर लगता था, वो अब तानाशाही आप लोगों के खेमे में नहीं देखने को मिल पाएगी।
रितु जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र अपने आप में किस तरह से वह झूठा साबित होता है और जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत की जनता ने, इस देश की देश देवतुल्य जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और वो अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे और देश को अग्रणी बनाने की अपनी महती भूमिका को सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि वो करते आ रहे हैं। तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जनता ने, और ये आरोप लगा रही हैं कि जनता ने जिस तरह से ये कर दिया वो कर दिया। अरे अभी आपने सुना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में ये टोटल उतना भी वोट नहीं पाए हैं जितना कि हम अभी पाए हैं। तो ये किस तरह की बातें कह रही हैं, और कि अपने आप में यह जो है ये चीजें कहना, कथन करना जो बेबुनियाद और कोई तर्कहीन बात कहना है। और रही बात, देखिए रितु जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज ये लोग अगर संसद को चलने के प्रति इतने गंभीर होते हैं, अगर ये मान लीजिए एक बार कह भी सकते हैं कि मजबूत विपक्ष है, जो कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, एक पहचान है, तो आप मजबूत बनिए। लेकिन क्या आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने विपक्ष धर्म का निर्वहन कर रही हैं, या हो हंगामा करके सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं? आज हम जब कहते हैं, जब आपने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान जी कैसे संसद के बाहर आकर और कह रहे हैं कि हम जो है सार्थक चर्चा करना चाहते हैं नीट पर, कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या कार्रवाइयां किया है, क्या हाई लेवल कमेटी गठित किया है, सीबीआई जांच किया है, सारे तथ्य जो एकत्रित किया है, और 8 जुलाई को जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का सारा संज्ञान में उनको दिया गया है। तो ये सारी चीजों पे आइए आप चर्चा करिए। लेकिन विडंबना ये है रितु जी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करने से पहले ही ये नीट पे हो हंगामा करने जा रहे हैं, सदन में होकर करने आ रहे थे सदन में, और सदन को चलने नहीं दिया गया। इनका मकसद सदन को चलने देना नहीं है, इनका मकसद है ये कि जो है छात्रों को न्याय न मिले, रोड की राजनीति करे, ये इनका मकसद है। अगर इनका मकसद छात्रों को न्याय दिलाना रहता तो ये चर्चा करते, किस तरह से उसको आगे चीजों को लेके जाना है, एक विपक्ष का धर्म निभाते, लेकिन ये कहीं पे ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आपके रुख करते हुए, क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष का धर्म निभा रही है? एक बड़ा सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर उठाया जा रहा है। 5 साल से लगातार आप देखें किस तरह से जनता के मुद्दे उठाने का अगर कोई काम किया है, या पैदल यात्रा की है, या पूरे देश की यात्रा की हो, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने। और ये जो एडिटोरियल की आप बात कर रही हैं, मैं इसके लिए पूरी तरह धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने जनता के मुद्दे, चाहे वो वन संरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे अल्पसंख्यकों के घर उजाड़ने का मुद्दा हो, चाहे जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को उन्होंने कंपाइल करके देश की ये जो बिल्कुल एक ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सामने लेकर आए। और रही बात, अभी यहाँ पर बीजेपी के जो नेता है वो ये कह रहे थे कि नीट पर चर्चा करना चाहते। अगर वो नीट पर चर्चा करना चाहते थे तो आप ये बताइए कि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जब आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी नीट परीक्षा पर बात कर रहे थे तो उनका माइक बंद करना तानाशाही पूर्ण रवैया है या नहीं है? अगर आप चर्चा करना चाहते तो आपको सुनने का भी मादा होता, पर आप सुनना नहीं चाहते। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार चीख चीख कर कह रहा है, आप देखिए कि 4 से ज्यादा एयरपोर्ट लीकेज हो चुके हैं, एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, और उसके साथ में आप देखिए जगह जगह जलभराव है, और उसके साथ में आप अयोध्या में देखिए कि रोड में जो 13 किलोमीटर की रोड है उसमें दर्जनों गड्ढे हो चुके हैं। पूरी तरीके से जो इनका विकास है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इन मुद्दों पर कब बात करिएगा? कौन जवाबदेही तय करेगा कि नीट के पेपर में जो धांधली हुई है, उसके बाद बच्चों का भविष्य जो अंधकारमय हुआ है, बच्चों की सालों सालों की मेहनत अंधकार में चली गई है, उसके बाद आज जिस तरह से आज नीट पर बोलने से भी डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि किस तरह से अपराधियों को बचाया जाए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि इस तरह से इनके जो गठबंधन के साथी हैं, उनके विधायक किस तरह से परीक्षा में, मतलब परीक्षा नकल में पीएचडी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरह से नकल करानी है, किस तरह से पेपर लीक करवाना है, किस तरह से पेपर को रद्द कराना है, ये उनके बाएं हाथ का खेल वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। आज वो कहाँ है, कौन से सलाखों के पीछे और कौन सा बुलडोजर उनके घर पर चला है, नहीं पता। और आप देखिए कि ये पैटर्न बढ़ता चला आ रहा है। पिछले मतलब 7 सालों में 70 एग्जाम पेपर लीक हो जाना, पेपर रद्द हो जाना, एक आम बात बनती चली जा रही है। और भविष्य जो युवाओं का है पूरी तरह से
चरमरा गया है इस देश में, और युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता है, और उसकी आवाज उठाना विपक्ष का काम है, और विपक्ष इसकी लगातार आवाज देखिए उठाने के लिए कांग्रेस इस चीज चिल्लाना भी को पड़ेगा, लेकर यहाँ पर और मुद्दा सड़क उठा से रही लेकर है कि संसद राहुल तक गांधी चिल्लाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद किया गया है। लौटूंगी रत्नाकर जी आपके पास इसी सवाल के साथ कि आखिर माइक बंद क्यों किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस बार सदन की कार्यवाही के दौरान का मुद्दा नहीं है, ये आरोप गंभीर है और ऐसे में हर बार की कार्यवाही के दौरान इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में अशोक यादव जी आपका रुख करते हुए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत श्रेणी में है, लेकिन अब इस बीच लगातार जिस तरह की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं और इस बीच तमाम बातों का जिक्र सोनिया गांधी की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है? जो कल तक सत्ता पक्ष आप लोगों को कहता था कि आप लोगों को अंदर खाने में झांकने की जरूरत है, लेकिन आज वही विपक्ष मजबूत होकर पीएम मोदी को और बीजेपी को कह रहे हैं। देखिए रितु जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जो इंट्रोस्पेक्शन हर व्यक्ति को करना चाहिए, और खास तौर से इस देश के जो सर्वोच्च नेता हैं माननीय मोदी जी, उनको सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अगर वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते तो इस चीज का जरूर वो एनालिसिस करते कि हमें 5 सालों में 3,27,000 लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया काशी से। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से उनको 3.25 लाख लोगों ने रिजेक्ट किया। तो ये इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है उनको। और ये भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि जब वो चुनाव में अपने आप को भगवान का अवतार बताते थे, नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, उसके बाद जनता ने इस तरह का मैंडेट दिया है। ठीक है, उनके पास आज हम तो ये नहीं कहेंगे कि जनादेश है, बहुमत भी नहीं है, संख्या बल भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में है वो। लेकिन जो हनक थी 2 चुनावों में, वो हनक नहीं रह गई है। अब वो बैसाखी वाली सरकार है, अब वो फुल फ्लेज वाली सरकार नहीं है। लेकिन विपक्ष को जो जनता ने मैंडेट दिया है, इसीलिए मैंडेट दिया कि आप नेता विपक्ष के जगह को ऑक्युपाई करिए और जनता के सवालों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लोकसभा में उठाइए, और विपक्ष अपने धर्म का बखूबी निर्वहन कर भी रहा है। आज जिस तरह से आज 3.5 करोड़ बच्चों का भविष्य, लगभग जब से मोदी सरकार जो लगातार परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते आए हैं, उस चर्चा करने के बाद अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश समेत 3.5 करोड़ बच्चों के पेपर लीक्स के दंश झेल रहे हैं। 3.5 करोड़ संख्या है रितु जी, और अगर ये संख्या देखा जाए तो देश के भविष्य को गर्त में डालने के बराबर है। क्योंकि किसी भी देश का जो युवा और छात्र है, अगर उसका भविष्य कहीं अगर अंधकारमय होता है तो उस देश का भी भविष्य अंधकारमय होना ही होना है। लेकिन सर विपक्ष तो इस तरह के मुद्दों को बखूबी उठा रहा है ना, और आप बखूबी समझते हैं। समाजवादी पार्टी भी एक बड़े मैंडेट के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर कर आई है। लोकसभा में एक बड़ी संख्या में आप लोगों के सांसद है, और आप लोग इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं, जहां पर नीट हो गया, अग्निवीर हो गया, और ऐसी तमाम लंबी फहरिस्त आप लोगों की है। लेकिन चर्चा हो क्यों नहीं पाती है सदन में? आखिर सदन में जब तक चर्चा करने की शुरुआत होती है, तब तक हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं ये कार्रवाई पूरी? देखिए रितु जी, ये तो सरकार को डिसाइड करना कि सरकार चर्चा क्यों नहीं कराती। हम तो मांग ही कर सकते हैं, विपक्ष का काम है मांग करना, हम मांग कर रहे हैं और मांग करते रहेंगे। और सरकार का काम है चर्चा से भागना। अगर सरकार को चर्चा पे जवाब देना होता तो खुल के वो नीट पे डिस्कशन रखते, और अपनी बात जो जवाबदेही है माननीय मोदी जी की, वो जवाबदेही से मुकरते नहीं हो। आज सिर्फ विपक्ष ही नहीं रितु जी, इस देश का छात्र और नौजवान मांग कर रहा है कि उसके भविष्य को अंधकारमय कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कब तक करता रहे। कई सवाल कि एक बार नहीं हुआ, एक कई बार हो रहा है। और बिल्कुल कई महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार छात्रों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। सुशील व्यास जी आपका रुख करते हुए, सोनिया गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आप लोगों की तरफ से, एनडीए की तरफ से इमरजेंसी आपातकाल का जिक्र किया जाता है, तो वो बखूबी यहाँ पर अपने लेख में ये चीज मेंशन कर रहा है, करती हुई नजर आई है, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि इमरजेंसी के वक्त जो भी हालात हुए थे इंदिरा गांधी के शासन में, वो बखूबी उन लोगों ने भी स्वीकार किया, कांग्रेस ने और जनता ने भी स्वीकार किया। उसके बाद बीजेपी का शासन किस तरह से आया वो सबको पता है। तो आखिर पुराने मुद्दों पर जो इतिहास बन चुके हैं, उन मुद्दों पर राजनीति क्यों की जा रही है? रितु जी, पहले तो मैं बता दूं, सोनिया जी 25 साल लोकसभा में रही और अब उन्होंने अपने स्वेच्छा से सदन बदला है, तो शायद लोकसभा की बहस में उनका नाम कहीं कहीं नहीं आ रहा हो, तो शायद चर्चा में आने के लिए उन्होंने ये अपना एक एडिटोरियल के माध्यम से कुछ संदेश लिखवाने की कोशिश की होगी। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया, 4 जून को उन्होंने कहा देश की महान जनता ने अपना जनादेश दिया, हम महान उस जनता के उस जनादेश को मानते हैं। शायद उन्होंने उस जनादेश को समझने में थोड़ी सी अपनी, मैं भूल तो नहीं कहूंगा, शायद उन्होंने समझने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही है। जनादेश स्पष्ट है,
भारत के जिस संविधान की सोनिया जी और उनके दल बात कर रहे हैं, उस संविधान के मुताबिक अगर शेड्यूल 10 भी देख लें, जिसमें चुनाव से संबंधित चर्चाएं होती हैं, प्री पोल अलायंस, एक शब्द याद रखिए, हमारे प्री पोल अलायंस में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 293 सीट जीत करके आया है एनडीए। अब ये कह रहे हैं कि हमारी विपक्ष की संख्या बड़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जो भी कह रहे हैं, 234 कह ले, 237 कह ले, 235 कह ले, क्या वो प्री पोल अलायंस है विपक्ष का? अगर है तो बंगाल में, केरला में और पंजाब में 65 सीटों में आपने आमने सामने लड़के जीत के आए हो। आप कैसे कह सकते हो आप एक हो? आप कैसे कह सकते हो आपकी संख्या एक है? अभी मतलब भ्रम कौन फैला रहा है? ये एनडीए भ्रम फैला रहा है या वो विपक्ष भ्रम फैला रहा है? ये जनता के बीच में इस बात की स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा, ये जो 3-4 दिन से जो माहौल बना हुआ है सदन के अंदर, एक परंपरा है, एक विषय बनता है किसी भी बहस के लिए कि भाई ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में राष्ट्रपति के भाषण के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना 1 मिनट 20 सेकंड तक पूरा उन्होंने नीट परीक्षा के बारे में जो लीकेज वगैरह हुआ उसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया। अगर ये चर्चा ही करना चाहते हैं तो अपने उस अभिभाषण की उत्तर देने के दौरान उस बात को ला सकते हैं, पर वो तो कहते नहीं, बाकी चीजों को साइड में रखिए, एडजर्नमेंट मोशन लाइए, स्थगन प्रस्ताव लाइए और मात्र नीट पे करिए। ये सब उसके लिए अलग से बुलाया जाएगा अधिवेशन। ये अधिवेशन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे, जिसमें आपको छूट है, जिसमें उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर भी राष्ट्रपति जी ने अपने वक्तव्य को दिया है और उन्होंने देश के युवाओं के प्रति अपने प्रकट किया कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ एग्जाम्स होनी चाहिए और कोई गलती उसमें हुई है तो उसमें जांच होनी चाहिए। और जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 जुलाई को फैसला आएगा। 23,33,000 जो नीट के बच्चे हैं उनका भविष्य निर्धारित होगा। ये इस तरह से भ्रम कौन फैला रहा है? भ्रम तो एनडीए के नहीं फैला रही है, भ्रम तो ये विपक्ष के लोग फैला अपनी हताशा निराशा को छुपाने के लिए। ये किस तरह से कहते हैं कि हमको जनादेश नहीं है? कौन से गणित से कहते हैं और कौन से संविधान की धारा में कहते हैं कि जनादेश नहीं? और अगर हम इतिहास को याद दिला रहे तो क्या इतिहास गलत याद दिला रहे हैं? क्या इतिहास में आपने 42वां 43वां संशोधन लाके संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया? तो फिर कहां विपक्ष, जब अगर एनडीए कोई बात को याद दिला रहा है देश की जनता को, संविधान की रक्षा करने के नाम पर ये लोग देश को भ्रमित कर रहे, तो हम बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा की बात करने वाले किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किए हैं, उनका इतिहास है, इसलिए कहना जरूरी हो जाता है। ठीक है सर। रत्नाकर जी, आपका रुख एक बार फिर से करते हुए, चूंकि देखिए लगातार सोनिया गांधी की तरफ से आत्मविश्लेषण का जिक्र किया गया और सुनील व्यास जी की तरफ से उस चीज को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। लेकिन सर सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से प्री पोल अलायंस को छोड़ दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंडेट बीजेपी को अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते पर 303 की संख्या मिली थी, वो आज महज 240 पर सिमट गई है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत माइनस पॉइंट है। इस पर बीजेपी को विश्लेषण करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या रही। वही कांग्रेस अपना भी हवाला दे रही है कि कल तक कांग्रेस जो 2019 के चुनाव में 52 सीटों पर सिमटी हुई थी, वो आज आप बताइए 99 सीटों पर है। तो ये तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस 52 से 99 पे पहुंच गई और आप लोग नीचे पहुंच गए, तो विश्लेषण करिए, मंथन कीजिए, इसमें क्यों राजनीति करना? जी निश्चित रूप से रितु जी, अगर कोई छात्र है, अगर वो उतना सक्षम है और योग्य है कि वह टॉप कर सकता है किसी भी परीक्षा में, और वह टॉप नहीं करता है, उसकी रैंकिंग घटती है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं समीक्षा का विषय है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी इस पे समीक्षा हमारी जारी है और हम समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी सीटें घटी हैं उसमें प्रमुख भूमिका जो है विपक्ष ने झूठ फैलाकर किया। इन्होंने जो झूठ फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, इन्होंने झूठ फैलाया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये झूठ फैलाने का काम जो है इन्होंने किया। और आज भी ये देखिए किस तरह से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं लोग, कि ये कह रहे हैं कि सदन में जो है राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। अरे भैया, आपने भी वहीं पे बैठ करके लोकसभा के, तो सर अगर विपक्ष नैरेटिव झूठा सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों की तरफ से ही तो कहा जाता है कि जो जनता जनार्दन है वो आज की तारीख में बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, तो क्यों इस तरह के बेवकूफी वाले नैरेटिव को वो अपने जहन में लेकर आएगी? अगर इतनी ही समझदार जनता है, अगर विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है तो सत्ता पक्ष यहाँ पर अपने रिएक्शन दे, अपनी प्रतिक्रिया दे। रितु जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और तमाम हमारे मंत्रीगणों ने स्पष्ट रूप से मंचों पे कहा कि हम न संविधान बदलेंगे और न हम किसी को संविधान बदलने देंगे। लेकिन इनके नेतागण हर जगह गए और वही झूठ फैलाने का काम किया इन्होंने।
और झूठ देखिए, आज भी मैं बता रहा हूं, अभी दो चीज पॉइंट रखूंगा मैं, एक तो माइक वाला और एक एयरपोर्ट पे हमारी बहन ने जो कहा था। माइक पे देखिए, माननीय ओम बिरला जी ने जो है कहा कि हमारे पास कोई बटन नहीं है कि मैं यहाँ से किसी का माइक म्यूट कर सकूं या अनम्यूट कर सकूं। उन्होंने कहा बहुत क्लियरली, स्पष्ट रूप से, नया सदन बना है, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कुछ देर के लिए माइक म्यूट हो गया हो या बंद हो गया हो सकता है, संभावना हो सकती है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें, प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। लेकिन इसको ये जानबूझ के कहना कि हमारी आवाज को, विपक्ष को बंद कर रहे हैं ये लोग, ये सरासर गलत है और झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं आना चाहता हूँ एयरपोर्ट पे। अभी ये दिल्ली के एयरपोर्ट की चर्चा कर रही थी हमारी बहन। मैं बता दूं कि वो एयरपोर्ट जो है, इन्हीं के कार्यकाल में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 2009 में, तभी वो एयरपोर्ट बना हुआ था। तो ये रद्दी मटेरियल इस्तेमाल करे, ये गलत कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करे, ये और कमजोर ब्रिज या पुल बनाए, एयरपोर्ट बनाए ये, और जब पुल गिर जाए तो हमारे ऊपर आरोप लगा दे। अरे भाई, ये कहाँ का विपक्ष का कौन सा धर्म अपना रहे हैं आप लोग? आप लोग सही मुद्दा उठाइए, जनता का सही मुद्दा उठाइए, हम चर्चा करने के लिए सड़क से लेकर ठीक है। बीजेपी सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। रत्नाकर जी आपकी बात से सहमत। और 2009 पर शीला दीक्षित की जब तत्कालीन सरकार थी, उस दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का यहाँ पर शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन भी किया गया था और जनता को समर्पित कर दिया था। लेकिन सर, पिछले 10 साल में आप लोगों का शासन है, तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो कांग्रेस ने बनाया है उस पर थोड़ा आप लोगों की तरफ से भी निगरानी रखी जाए कि वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया? सीधे आरोप तो नहीं मढ़ा जा सकता ना एक दूसरी पार्टी पर। जी रितु जी, देखिए, कोई भी इस तरह की घटना है जो वो निश्चित रूप से चिंतनीय है और चिंता का विषय है, और उस पर जो भी कहीं पे भी कमियां, अगर जो रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया है, उस पर निश्चित रूप से जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। हम बिल्कुल सर, तो इस तरह की बात कीजिए ना, इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों करनी है? एक शख्स की मौत हो चुकी है, जो ड्राइवर था, उसके घर वालों का जरा सोचिए क्या बीत रही है उन पे। ऐसे में प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों की तरफ से उठाया गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो माइक था वो बंद कर दिया गया। ऐसे में सीधे तौर पर मैम, चूंकि आप भी बखूबी समझती होंगी, सदन में एक पैनल होता है, साउंड इंजीनियर होते हैं जब इस तरह की चीजें होती है, और सभी जो वहां पर सांसद होते हैं उनके माइक बंद रहते हैं जब तक उनका नाम सामने नहीं आता, उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, उसके बाद ही माइक ऑन किया जाता है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का क्या रोल? देखिए, मुझे लगता है सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो प्रगति टनल बनाई है वो हमने नहीं बनाई, पर उसमें भी आज देखते किस तरह की चीजें सामने आ रही। अब उनसे पूछे अटल सेतु किसने बनाया था, तो ये देखिए, और अयोध्या में जो रामपथ बना था वो हमने नहीं बनाया था। तो देखिए, ये इस तरह से भ्रष्टाचार को छुपा नहीं पाई। भ्रष्टाचार चीख चीख के तैर रहा है हर जगह, और वैसे भी भ्रष्टाचार की जो वॉशिंग मशीन लगाई है बीजेपी ने, उसमें तो सबको धुल के वो पास कर देती है। और आप देखिए कि जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार का जो एक पूरा इतिहास रचा है, उसमें सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को ही लीगलाइज कर दिया, मतलब भ्रष्टाचार। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का जो माइक बंद है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरती है, और आज ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से डरती है, उनके सवालों से डरती है। इससे पहले भी जब उन्होंने एक बार सवाल पूछा था तो उनकी सदस्यता रद्द करने की पूरी नाकाम कोशिश की, परंतु फिर भी मैं ये कहूंगी कि आज अगर संसद में माइक बंद किया जाएगा तो सड़कों पर आवाज उठाएगी, और विपक्ष इतना मजबूत है कि आज सड़क से लेकर संसद तक इन्हें चैन से नहीं बैठने देगा, और बच्चों के भविष्य पर सवाल लगातार पूछता रहेगा। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनीति हो रही है, बल्कि उन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय में अब किस तरह से, जब सोमवार को सदन में एक बार फिर से कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, उसमें अब कौन खलल डालता है, क्या वो भी कार्यवाही एक बार फिर से हंगामे की बेट चढ़ेगी या नहीं, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।